नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष किम्मतकर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मेडिट्रीना हॉस्पिटल नागपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीकेडी और पेडल एडिमा के बारे में जानकारी साझा करूंगा। इस विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा सीकेडी, पेडल एडिमा और उनके कारण, उनके सिम्टम्स यानी लक्षण और उनके निवारण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सीकेडी के बारे में। तो सीकेडी, इसका मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसका मतलब होता है जब किडनी लंबे समय से या परमानेंट तरीके से कमज़ोर हो गई हो, डैमेज हो गई हो या कोई विकृति आ गई हो, जिसे हम यूजुअली मोर देन 3 मंथ्स कहते हैं। ऐसे अगर लंबे समय से इसमें दिक्कत आ गई हो तो उसको सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। तो किडनी जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से हार्ट, ब्रेन, लिवर ये सब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसी तरह किडनी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका सबसे प्रमुख रोल होता है शरीर से गंदगी या खून से गंदगी साफ करके पेशाब के रास्ते उसको निकासी करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा अन्य फंक्शन या अन्य कार्य जो किडनी करती है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स या क्षार, एसिड, वाटर, अम्ल, इन सब का नियंत्रण करना या संतुलन करना। इसके अलावा बीपी या ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना, खून को नियंत्रित करना और हड्डियों में मजबूती बढ़ाना, ये सब काम किडनी करती है। तो जब किडनी कमज़ोर होती है उसे हम सीकेडी कहते हैं। ये सीकेडी को 5 स्टेजेस में बांटा जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो स्टेजेस है ये जीएफआर के हिसाब से होते हैं। जीएफआर हम जो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है उसके आधार पर ये मापा जाता है। तो स्टेज 1 जो होता है किडनी सीकेडी का, उसमें किडनी की कार्यक्षमता बोलो या ईजीएफआर बोलो, वो 90% से ज़्यादा होता है। स्टेज 2 डिजीज़ जो होता है उसमें ईजीएफआर या कमज़ोरी बोलेंगे या फंक्शनैलिटी बोलेंगे, तो ये होता है 60 to 90%। स्टेज 3 सीकेडी जो होता है इसमें फंक्शनिंग होता है किडनी का 30 to 60%। स्टेज 4 सीकेडी है, इसमें कार्यक्षमता या ईजीएफआर जो हम बोलते हैं वो है 15 to 30%। और जब किडनी की कार्यक्षमता बिलो 15% आ जाती है तब हम उसे स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ ये कहते हैं। अभी हम जानते हैं कि सीकेडी किन प्रमुख कारणों से होता है। तो अगर सबसे प्रमुख कारण हम देखें तो सबसे पहले क्रमांक पर आता है डायबिटीज़ मेलिटस। तो लगभग 40% सीकेडी का कॉज जो होता है वो होता है डायबिटीज़ मेलिटस या ब्लड शुगर, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर लंबे समय से ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड चल रहा है तो ये सीकेडी में परिवर्तित हो सकता है। उसी तरह ब्लड प्रेशर, ये भी जो काफ़ी कॉमन है आज पॉपुलेशन में, ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट कारण रहता है सीकेडी का। तो लगभग 15% कारणों के पीछे ब्लड प्रेशर, 15 से 25% कारणों के पीछे ब्लड प्रेशर ये एक प्रमुख कारण रहता है। अगर हम अन्य कारणों के बारे में देखें तो इसमें आता है किडनी में सूजन होना, जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा किडनी में अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इसका मतलब किडनी में छोटी छोटी गांठें या सिस्ट तैयार हो रहे हैं, तो वो भी एक कारण रहता है। इसके अलावा बाकी कारणों में अगर किडनी में लंबे समय से पथरी हो या लंबे समय से इन्फेक्शन या संक्रमण हो या फिर कुछ आनुवंशिक कारण हो या फिर लंबे समय से कोई दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कर रहा हो, तो ये भी सीकेडी के कारण हो सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि सीकेडी के क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं। तो सीकेडी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें पेशेंट को पेशाब में झाग आना या बार बार पेशाब जाना, स्पेशली रात के समय बार बार पेशाब जाना पड़ता हो। जैसे जैसे सीकेडी आगे के स्टेजेस में प्रोसीड करता है, पेशेंट को बाकी लक्षण आना चालू होते हैं। इसमें होता है थकावट, कमज़ोरी, भूख की कमी, खून की कमी, नींद की कमी, भोजन आहार बराबर नहीं होना या शरीर में सूजन चढ़ना। इससे आगे और जैसा सीकेडी एडवांस करता है
तो पेशेंट को शरीर में खुजली चढ़ना, सांस में दिक्कत होना या ज़्यादा सुस्ती या ज़्यादा निद्रा होना, ये सब सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि पैरों में सूजन या पेडल एडिमा जो बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो पेडल एडिमा या पैरों में सूजन जब किडनी के द्वारा ये होता है तो इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। एक सबसे पहला कारण, अगर पेशाब में ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा निकासी हो रही हो। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, लगभग 150 मिलीग्राम से भी कम। अगर ये 150 मिलीग्राम से ज़्यादा आने लगे पेशाब में लंबे समय से, तो ये शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम कर सकती है। शरीर में प्रोटीन की कम मात्रा होने की वजह से हमारी किडनी इसको कम बीपी की तरह भापती है और इसे सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करवाती है या नमक और पानी का संग्रहण करती है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ती है। दूसरा प्रमुख कारण रहता है पेडल एडिमा का, वो है जैसे जैसे किडनी में फंक्शनैलिटी कम होती है या किडनी में धीरे धीरे कमज़ोरी या खराबी बढ़ती है, तो धीरे धीरे किडनी जो होती है ये पानी और क्षार या इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट, इसका निकासी शरीर के बाहर पेशाब के द्वारा ये उचित मात्रा में नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये शरीर में ये तत्व जमा होने लगते हैं और ये सूजन का कारण बनते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य कारण भी है जो किडनी पेशेंट्स में या सीकेडी पेशेंट्स में सूजन या पेडल एडिमा को बढ़ावा देते हैं। उसमें से कारण है जो बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जिसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे एम्लोडेपेन, नेफेडेपेन इत्यादि। उसके अलावा अगर किडनी पेशेंट को साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, तो उन पेशेंट में भी पैरों में सूजन या पेडल एडिमा जो बोलते हैं ये दिख सकता है। अभी हम आपको पेडल एडिमा के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे। सीकेडी के पेशेंट्स में अर्ली मॉर्निंग एडिमा यानी मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद शरीर में जो सूजन होती है या जो एडिमा होता है, ये सबसे पहले आँखों के आजू बाजू में या चेहरे पे दिखाई देता है और जैसे जैसे वक्त बीतता है या दिन बीतता है हमको सूजन जो है ये पैरों में या पैरों में एडिमा बोलो या पैरों की सूजन बोलो, इस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि पैरों की जो चमड़ी होती है उसके अंदर सूजन आना चालू होती है। तो पैरों के अंदर या स्किन और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जो स्किन का अंदरूनी जो भाग होता है उसमें पानी का जमा होना चालू हो जाता है। इसके अलावा पैरों की जो स्किन होती है वो टाइट होने लगती है या खिंचाव होने लगता है और उसमें शाइनिंग आना चालू होता है। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे थंब से या उंगलियों से प्रेस करें तो वहाँ कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड के लिए गड्ढा हो जाता है। तो अगर ऐसे कुछ भी लक्षण आ रहे हैं तो ये सब हमको किडनी के बीमारी के बारे में संकेत दे सकता है। अभी हम जानेंगे कि इसके लिए क्या टेस्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है यूरिन टेस्ट। तो इसको कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन टेस्टिंग बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि पेशाब में प्रोटीन की मात्रा लीक हो रही है कि नहीं, और अगर लीक हो रही है तो कितने मात्रा में लीक हो रही है, उसका प्रमाण कितना है। इसके अलावा पेशाब में और भी कुछ तत्व अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि लाल रक्तपेशियाँ या आरबीसीज या कास्ट्स। तो इनके बारे में हमको किडनी का डिसफंक्शन हो रहा है इस बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें प्रमुख होता है KFT, जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम इत्यादि टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये भी टेस्ट करके हमको किडनी के फंक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है। अभी हम देखेंगे कि इन चीज़ों का निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे
पहला जो स्टेप बोलेंगे या सबसे पहला जो मेजर बोलेंगे जो हमको फॉलो करना है, वो है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे इंडियन डाइट्स में सॉल्ट की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। अगर नियंत्रण के हिसाब से सोचा जाए तो हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 ग्राम या उससे नीचे नमक का सेवन या सॉल्ट का सेवन करना चाहिए। आजकल मार्केट में सॉल्ट के नाम पर सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी आने लग गए हैं, तो लोग सोचते हैं वो ज़्यादा हेल्दी है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी लिया जा सकता है। लेकिन आप नमक या नमक के कोई भी सब्स्टिट्यूट या सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, आपको नमक का सेवन नियंत्रित या कम से कम रखना ही है। जैसे मैंने बताया 5 ग्राम या उससे भी कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से फूड स्टफ्स या खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स, अचार, पापड़, चिप्स, ये जितने भी फूड्स हैं इन सब में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनमें परहेज़ रखें या नियंत्रण रखें, और सीकेडी पेशेंट्स में तो इनका सेवन कम से कम ही रखें। दूसरा पॉइंट आता है पानी का नियंत्रण। तो जो सीकेडी पेशेंट्स में सूजन रहती है, चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उन्हें पानी की नियंत्रण भी करने की सलाह दी जा सकती है। तो अमूमन ऐसा हम पकड़ सकते हैं कि दिन भर में जितनी पेशाब की मात्रा है उसमें से 500 ml अगर घटा दिया जाए तो लगभग उतना इंसान पानी रोज़ का पी सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर 1.5 लीटर पेशाब बना रहा है 24 घंटे में, सीकेडी पेशेंट है और उसे सूजन है या पिडल एडिमा है, तो ऐसे व्यक्ति को शुरुआत में 1 लीटर या उसके आसपास उतना पानी नियंत्रित करना चाहिए, और धीरे धीरे इसको सूजन में राहत मिल सकती है। हालांकि ये चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है दवाइयों का। तो दवाइयों में मुख्य है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो दवाई होती है ये भी हमें डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लेनी पड़ती है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर से नमक और शरीर से पानी को निकासी करना और इनका संतुलन बिठाना। हालांकि अगर ज़्यादा मात्रा में या लंबे समय से सेवन किया जाए तो ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स या क्षार इनका इम्बैलेंस कर सकता है, इसलिए इसको हमेशा और हमेशा चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही ले। दूसरी अन्य दवाइयाँ आती है जो किडनी में पेशाब के रास्ते प्रोटीन लीक होना कम करती है या किडनी को अंदरूनी स्ट्रेंथन करते हैं। इन्हें भी आपको चिकित्सकीय परामर्श से ही लेना होता है। इसके अलावा बाकी जो हम इलाज या ऑप्शंस अपना सकते हैं वो है स्टॉकिंग्स यूज़ करना, इलास्टिक स्टॉकिंग्स। इलास्टिक स्टॉकिंग्स ये मोजों की तरह दिखते हैं, तो ये उनमें कारगर हो सकते हैं जिनमें सूजन की मात्रा ज़्यादा नहीं है और सूजन केवल दिन में ही दिखाई पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स में रात को सोने के बाद सवेरे जब उठते हैं, उठने से पहले इनको स्टॉकिंग्स पैरों में पहनना होता है जो मोज़ों की तरह रहते हैं, और दोपहर में या फिर से रात में रिलैक्स होने से पहले उन्हें निकाल देना पड़ता है। इससे सूजन आपकी कुछ हद तक कंट्रोल रह सकती है। इसके अलावा अगर आप रात में सोने से पहले, रात को सोते समय अगर आप पैरों को ऊंचा उठाते हैं 1-2 तकिए के ऊपर, तो थोड़ा अगर पैरों की ऊंचाई जो है हार्ट के लेवल के ऊपर रहती है या सीने के लेवल के ऊपर रहती है, तो ये भी सूजन घटाने में मददगार हो सकता है। हालांकि ये जो उपाय है ये हार्ट के मरीज़ या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट ये स्टेप फॉलो ना करें और चिकित्सक से परामर्श करें। इसके अलावा अगर ये सभी मेडिसिन्स और बाकी उपाय से भी अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही है, सूजन बढ़ रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, किडनी में कमज़ोरी ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो आखिरी में हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ सकता है। तो आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किडनी सीकेडी जो किडनी की जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो सकती है अगर हम कुछ दिनचर्या में कुछ पॉइंट्स अपनाएं और कुछ फॉलो करें। जैसे कि किडनी के कुछ अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। इसमें सबसे प्रमुख है
नमक का सेवन कम से कम रखिए, पानी की मात्रा पर्याप्त रखिए, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार ये लेना ज़रूरी है, नियमित व्यायाम ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और अगर शुगर आपको है तो इनको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेन किलर दवाइयों का सेवन कम से कम करिए। शराब और धूम्रपान इनका सेवन जहाँ तक हो सके अवॉइड करें या इनसे दूर ही रहें। इसके अलावा नियमित तौर से जांच कराते रहें। इसके अलावा अगर आपको सूजन या अन्य कोई भी लक्षण है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट से अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।